नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आज विमला जी ने चाय का कप इतनी जोर से मेज पर रखा कि कप से कुछ बूंदें बाहर गिरी और मेज पर फैल गई। पति सुरेश जी अखबार में डूबे हुए थे। शायद उनकी नजर इस दृश्य पर न पड़ी हो, या शायद उन्होंने अनदेखा करना बेहतर समझा। देख रहे हो जी, विमला जी ने अपनी आवाज में तीखी धार लाते हुए कहा। क्या हो रहा है इस घर में? सुरेश जी ने धीरे से अखबार नीचे किया। उनकी आंखों में सवाल था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वह जानते थे कि उनकी पत्नी को बस सुनाने वाला चाहिए, जवाब देने वाला नहीं। अरे क्या बताएं, विमला जी ने अपनी बात जारी रखी, मानो सुरेश जी ने कोई उत्तेजित प्रश्न पूछा हो। सुबह से मेरी कमर टूटी पड़ी है। नाश्ता बनाओ, सबका टिफिन पैक करो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो। और महारानी साहिबा 10 बजे उठेंगी, जैसे कोई राजकुमारी हो। अरे अब बहू इतनी भी देर से नहीं उठती, सुरेश जी ने धीमी आवाज में टोका। नहीं उठती? विमला जी की भौहें तन गई। और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? आज खुद मैंने देखा, 10 बजे तक तो उनके कमरे का दरवाजा बंद था। और उठकर भी करती क्या हैं? सीधा टीवी के सामने बैठ जाती हैं, या फिर फोन में घुसी रहती हैं। यह बहू विमला जी और सुरेश जी के बेटे आदित्य की पत्नी स्नेहा थी। एक पढ़ी लिखी कामकाजी लड़की, जो शादी करके इस पारंपरिक घर में आई थी। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे विमला जी को स्नेहा की आदतों में कमी नजर आने लगी। और अब तो बात नखरों तक पहुंच गई थी। और नखरे तो देखो, विमला जी ने उंगली नचाते हुए कहा। आज सुबह नाश्ते में पराठे बने थे। 2 बाइट खाई और बोली, मम्मी जी ये थोड़े सख्त हैं, जैसे मैं कोई अनाड़ी रसोइया हूँ। मेरी माँ के हाथ के पराठे तो स्वर्ग होते थे। सुरेश जी ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि विमला जी तुलना करने में माहिर है और हमेशा अपनी माँ के जमाने की बातें निकालकर वर्तमान को कम आंकती हैं। देखो विमला, सुरेश जी ने नरम लहजे में कहा, स्नेहा शहर में पली बढ़ी है। उसकी आदतें थोड़ा अलग हो सकती हैं और कामकाजी भी है। थक जाती होगी। हाँ, थक जाती होगी। विमला जी लगभग चीख पड़ी। और मैं क्या यहाँ आराम करने बैठी हूँ? मैं सारा दिन काम करती हूँ और फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं होती। इसी बीच आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार था। माँ को इस तरह गुस्से में देखकर वह समझ गया कि जरूर स्नेहा कुछ कारनामा करके गई होगी। क्या हुआ माँ? आदित्य ने पूछा। विमला जी ने पूरी कहानी फिर से दोहराई, और नमक मिर्च लगाकर। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि माँ की बातों में कुछ सच्चाई तो है, पर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहने की उनकी आदत भी है। और तो और, विमला जी ने कहा, कल रात मैंने उससे कहा कि कल मंदिर जाना है, तो थोड़ा जल्दी उठ जाना। और देखो, आज 10 बजे तक सो रही है। आदित्य ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 9 बज रहे थे। उसे पता था कि स्नेहा आमतौर पर 9 बजे तक उठ जाती है। शायद कुछ ज्यादा ही थक गई होगी। माँ, शायद आज उसकी तबीयत ठीक न हो, आदित्य ने कहा। तबीयत ठीक न हो? विमला जी ने व्यंग से दोहराया। ये आजकल का फैशन है, काम से बचने का बहाना है। और ये फोन देखो, हमेशा हाथ में चिपका रहता है। घर के कामों में तो इसका ध्यान ही नहीं जाता। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। विमला जी ने जाकर दरवाजा खोला। उनकी बेटी रागिनी अंदर आई। रागिनी शादीशुदा है और पास में ही रहती है। वह अक्सर अपनी माँ से मिलने आ जाती है। और विमला जी अपनी बहू की शिकायतें उससे खुलकर करती हैं। क्या हुआ माँ, इतनी नाराज क्यों हो? रागिनी ने पूछा। विमला जी ने रागिनी को भी पूरी कहानी सुनाई। रागिनी ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। उसे भी स्नेहा की कुछ आदतें पसंद नहीं थी। सही कह रही हो माँ, रागिनी ने कहा। ये आजकल की लड़कियां बस अपने बारे में सोचती हैं, घर परिवार की कोई फिक्र नहीं रहती। आदित्य यह सब सुनकर चुप रहा। उसे अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर दुख हो रहा था। वह स्नेहा को जानता था। वह थोड़ी अलग जरूर है,
पर बुरी नहीं है। वह काम में व्यस्त रहती है और कभी कभी थक जाती है, और जहाँ तक नखरों की बात है, उसे लगता था कि माँ और बहन हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर देखती हैं। कुछ देर बाद स्नेहा उठी। वह नहा कर तैयार हुई और नीचे आई। उसने सबके पैर छुए और फिर रसोई में चली गई। बिमला जी और रागिनी उसे घूरती रही। देखो, बिमला जी ने फुसफुसा कर कहा, उठकर भी कितनी शान से आ रही है, जैसे कोई एहसान कर रही हो। स्नेहा ने रसोई में चाय बनाई और सबके लिए लाई। उसने बिमला जी को कप देते हुए मुस्कुरा कर पूछा, मम्मी जी, आज क्या बनाऊं खाने में? बिमला जी ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, जो तुम्हारा मन करे। स्नेहा ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। आदित्य ने उसे हौसला देने के लिए हल्की सी मुस्कान दी। दिन भर घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। बिमला जी बीच बीच में स्नेहा पर ताने कसती रही और रागिनी भी आग में घी डालने का काम करती रही। स्नेहा सब कुछ चुपचाप सुनती रही, पर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। शाम को आदित्य और स्नेहा छत पर टहल रहे थे। आदित्य ने स्नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया। स्नेहा, तुम परेशान मत हो, आदित्य ने कहा। माँ और रागिनी कभी कभी थोड़ी ज्यादा बोल जाती हैं, तुम जानती हो ना। मैं जानती हूँ आदित्य, स्नेहा ने दुखी स्वर में कहा, पर मुझे बुरा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, पर लगता है कुछ भी काफी नहीं है। तुम बहुत कुछ करती हो स्नेहा, आदित्य ने कहा। तुम काम भी करती हो, घर के कामों में भी मदद करती हो। माँ कभी कभी थोड़ी ज्यादा उम्मीदें रखती हैं। शायद मेरी परवरिश थोड़ी अलग हुई है, स्नेहा ने कहा। मुझे नहीं पता कि कैसे उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरना है। तुम जैसी हो वैसी ही रहो स्नेहा, आदित्य ने कहा। मुझे तुम वैसी ही पसंद हो। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल ऐसा ही बना रहा। बिमला जी के नखरों की कहानियां जारी रही और स्नेहा चुपचाप सहन करती रही। एक दिन जब बिमला जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी स्नेहा की शिकायत कर रही थी, तो स्नेहा ने अनजाने में उनकी बातें सुन ली। अरे क्या बताएं, बिमला जी कह रही थी, बहू तो ऐसी मिली है कि सारा दिन बस अपने में मगन रहती है। घर के कामों में तो उसका मन लगता ही नहीं, और नखरे तो आसमान छू रहे हैं। यह सुनकर स्नेहा का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। वह कितनी भी कोशिश करे, उसकी सास उसे कभी नहीं समझ पाएंगी। उस रात स्नेहा ने आदित्य से बात की। उसने कहा कि उसे कुछ समय के लिए अपनी माँ के घर जाना है। आदित्य जानता था कि स्नेहा बहुत दुखी है, इसलिए उसने उसे जाने दिया। स्नेहा के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। बिमला जी को अचानक घर खाली खाली लगने लगा। उन्हें स्नेहा की कुछ छोटी छोटी बात याद आने लगी, जैसे सुबह चाय बनाते समय उसका गाना गुनगुनाना या रात को सबके लिए गर्म दूध लाना। एक दिन जब बिमला जी रसोई में काम कर रही थी, तो उन्हें अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ। उन्हें याद आया कि स्नेहा अक्सर उनके लिए गर्म पानी की बोतल लेकर आती थी। उन्हें एहसास हुआ कि स्नेहा सच में उनकी परवाह करती थी। उसी समय जब रागिनी आई, तो बिमला जी ने उससे कहा, पता है रागिनी, जब से स्नेहा गई है घर बिल्कुल सूना लग रहा है। रागिनी थोड़ी हैरान हुई। उसने कभी अपनी माँ को स्नेहा की तारीफ करते हुए नहीं सुना था। हाँ माँ, रागिनी ने कहा, मुझे भी उसकी कुछ बातें याद आ रही हैं, जैसे वह हमेशा मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। सुरेश जी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, देखो बिमला, स्नेहा बुरी लड़की नहीं है। तुम दोनों की सोच में थोड़ा फर्क है, बस यही बात है। बिमला जी चुप रही। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने स्नेहा को समझने में गलती की। उन्होंने उसकी कुछ आदतों को नखरे समझा, जबकि शायद वह उसकी अपनी शैली थी। कुछ दिन बाद आदित्य स्नेहा को वापस लेने उसकी माँ के घर गया। बिमला जी भी उसके साथ गई। जब स्नेहा ने अपनी सास को दरवाजे पर देखा, तो वह हैरान रह गई। बिमला जी ने स्नेहा का हाथ थामा
और कहा, बेटा मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, तुम घर चलो। यह सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे माफ कर दिया है। घर वापस आकर स्नेहा ने विमला जी के पैर छुए। विमला जी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। विमला जी ने स्नेहा की आदतों को समझने की कोशिश की और स्नेहा ने भी अपनी सास की भावनाओं का ध्यान रखा। नखरे कहीं खो गए थे और उनकी जगह पर सम्मान और प्यार ने ले ली थी। यह एहसास हुआ कि रिश्तों को समझने और निभाने में थोड़ा धैर्य और सहानुभूति जरूरी है और कभी कभी दूसरों के नजरिए से भी देखना पड़ता है। और हमारे समाज को यह समझना चाहिए कि जब नई बहू घर में आए तो उसे सेटल होने में थोड़ा वक्त देना चाहिए। वह भी तो इंसान ही है ना। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।